गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कल हमने अपने टॉपिक में जो हमारा पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हम विशाल मैदान को पढ़ रहे थे। कैसे हमने विशाल मैदान की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ लिया था, कैसे उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जो है इसमें दोआब बनते हैं। ठीक है, दोआब के बारे में हमने जाना था। नेक्स्ट हमने इसके बारे में पढ़ा था कौन सा, कि विशाल मैदान का 6 भागों में विभाजन किया गया है। पूरे भारत के अंदर अगर देखें, पूरे भारत का जो बीच वाला जो हिस्सा है हिमालय से दक्षिण में, उसमें हमारे ये 6 भाग हैं जो विशाल मैदान का क्षेत्र आता है इसमें। ठीक है, तो इन सब को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिमालय है, देखो मैं वापस उन्हीं मैप्स को रखती हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। उन्हीं चीज़ों को एक बार जब मैप में देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर ही कि जब हमने देखा था कि यहाँ से जो नदियाँ हैं, हिमालय के दक्षिण में जो नदियाँ आ रही हैं, जो नदियाँ आती हैं, ठीक है, जो नदियाँ आई हैं, जब वो नदियाँ नीचे गुजरती हैं, जो अपनी जल धाराएँ लेकर आती हैं, तो उन जल धाराओं से 4 प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण होता है। इससे पहले कि वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है आप लोगों को तो आप लोग पूछ लीजिएगा। लेकिन अब आगे का जो टॉपिक है अपना कि उत्तरी मैदान जो है हिमालय के दक्षिण में जो ये भाग है, जब यहाँ से जल धाराएं किसी भी रूप में, नदी के रूप में, किसी भी रूप में जब नीचे की तरफ आती हैं, दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। 4 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से, वो 4 प्रकार के क्षेत्रों का ये निर्माण करेंगे। 4 क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, 4 क्षेत्रों का निर्माण। ठीक है, ये जो मैदान का जो हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये हम बाद में देखेंगे पूरा डिटेल से। पहले हम ये बीच में एक छोटी सी चीज़ हमारी छूट गई थी कि 4 क्षेत्रों का निर्माण होता है। कौन कौन से हैं हमारे, भाबर, तराई, ठीक है, बांगर और खादर। क्या है ये 4 टर्म्स? एग्ज़ाम्स में जो आप नेट का एग्ज़ाम देंगे उसमें इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो आपका फिज़िकल डिवीज़न है, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसका जो PDF दिया है, इन सब में फैक्ट्स को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जो ये मेरे PDF हैं इनसे बाहर आपको कुछ भी मिलेगा। ठीक है, इनके अंदर जो है आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर में है, इस बार आप लोग नेट देंगे ही देंगे। ठीक है, फाइनल ईयर में तो देना भी चाहिए, अच्छा है साथ साथ में ही हो जाए तो, क्योंकि उसके बाद कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी भी आने वाली है अभी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, अपनी नेट के अकॉर्डिंग और अपने एग्ज़ाम को देखते हुए सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। अब जो भाबर होता है ये क्या है, भाबर क्या होता है, जो हिमालय के जो पर्वतपदीय जो क्षेत्र होता है, मतलब जो दक्षिण का जो भाग होता है, तो जो पहाड़ होता है, जो ये हिमालय है मान लो, इसके यहाँ पर क्या होते हैं, जो हम लोग बहुत सारी जगह पर हमने देखा होगा कि जो हमारा पहाड़ होता है उसके आसपास नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर होंगे, मोटे मोटे चट्टानें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, इस तरीके की संरचना होती है कि नहीं होती है? ये तो आप लोग वैसे भी देखते होंगे, कहीं पहाड़ वहाड़ आसपास होगा तो उसमें भी देखते होंगे। पहाड़ के पास जब नीचे हम उसकी तलहटी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारे बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी होती हैं, पत्थर होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, इन सब के जमाव से संबंधित हम क्या कहते हैं, इसको भाबर कहते हैं। ठीक है, जो ये वाला जो क्षेत्र होता है, मान लो पहाड़ों से जब नदियाँ नीचे की तरफ आएगी तो इन चट्टानों के नीचे वो लुप्त हो जाती है, मतलब छुप जाती है। जब वो नदियाँ इस क्षेत्र में लुप्त हो जाती है तो उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। समझ में आई ये चीज़, कि जो हिमालय है उसके दक्षिण में जो सबसे पहले पर्वतपदीय क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं। उन सब में जब नदियाँ ऊपर से आती हैं तो वो इन पत्थरों में, चट्टानों में लुप्त हो जाती हैं, और जब ये लुप्त हो जाती हैं तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया भाबर? तो ये हमारा भाबर वाला क्षेत्र हुआ।
और जब नदियाँ इस वाले क्षेत्र से निकलकर इस जो ये चट्टानें हैं इस वाले क्षेत्र में तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, लुप्त है, तो इसको तो हमने भाबर कह दिया। जब इन क्षेत्र से निकलकर ये मैदानी क्षेत्र में आ गई यहाँ और हमें अब दिखाई दे रही है, ठीक है, लुप्त होने के बाद जब ये जल जो है प्रकट हो रहा है, जब ये प्रकट रूप में आई तो इस वाले भाग को हमने क्या कहा, तराई। समझ में आई इतनी चीज़ कि ये हिमालय है, इसके दक्षिण में इधर क्या पर्वतपदीय जो क्षेत्र होता है उसके अंदर यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पत्थर हैं, इन सब में जो नदियाँ आती हैं अपना जल लेकर आती है, जो जल ग्रहण होता है वो यहाँ पर लुप्त हो जाता है। जब ये लुप्त अवस्था में होता है तो इस वाले क्षेत्र को हम भाबर कहते हैं। और जब ये पानी नीचे से मतलब जो लुप्त अवस्था में ही आगे बहता हुआ यहाँ बाहर स्थित जो क्षेत्र है उसमें दिखाई देने लगता है, हमें जल प्रकट हो जाता है, तो उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। मुझे पता है कि इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप पीडीएफ को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि पीडीएफ में वही होता है जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ती थी तब के वो मेरे नोट्स हैं, तो उन्हीं नोट्स से मैं आप लोगों को जो है मेरा अपना टॉपिक तैयार करके उन्हीं नोट्स से आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ ज़रूर पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मैप को स्पेशली याद करके एक एक्सटेंशन आते हैं मैप के, वो आपको लेने हैं, ठीक है। और उनसे आपको हर क्वेश्चन के अंदर मैप बनाना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और सीरियसली अपनी पढ़ाई को रेगुलर कीजिए, ठीक है। जो भी वीडियो आपको डेली मिल रहा है, अभी जो है हम लोग जैसे आपके एमए में 4 पेपर है, तो अभी मैं जो है आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखा है। अभी देखते हैं अगर दूसरी मैम का सूटेबल होता है तो एक पेपर आपको वो पढ़ाएंगी और आपका एक पेपर और होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो मतलब 2 पेपर मैं पढ़ाऊंगी और 2 पेपर दूसरी मैम आपको पढ़ाएंगी। तो जैसे ही हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी जब हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इसका फिर रिवीजन करते हुए चलें और उसको हम साथ साथ पढ़ते हुए चलें, ठीक है। दोनों को एक साथ स्टार्ट करने से क्या है कि आप लोगों के लिए भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी कि 2-2 वीडियो हैं, दोनों के नोट्स बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी इंडियन ज्योग्राफी चलेगा, जब ये कंप्लीट होगा 2.5 महीने के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा, 2-2.5 महीने में जब ये कंप्लीट होगा तब हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बांगर। अब जब ये नदी है इस वाले क्षेत्र में आई अपना जल लेकर, और जब इसने इस वाले क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अपने अवसाद का जमाव कर दिया, मतलब जो नदी बहती है ना, जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके चलती है। अवसाद इन द सेंस जैसे हम देखें मिट्टी होगी, कंकड़, पत्थर, बहुत सारा जो मटेरियल होता है अपने साथ लेकर ये चलती रहती है। और जब ये इस वाले क्षेत्र में आती है तो ये इस क्षेत्र में अपना जमाव कर देती है, यहाँ पे इसमें जलोढ़ निक्षेप हो जाता, जलोढ़ का निक्षेप हो जाता है। जब ये निक्षेप हो जाता है तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जलोढ़ मृदा ही होती है एक तरीके की, नदियों के द्वारा जो भी मृदा लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा होती है। तो ये जो जलोढ़ मृदा आई इसका यहाँ जमाव हुआ तो ये हमारा बांगर कहलाया। इसको हम पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब यहाँ इनका जमाव हो गया, यहाँ क्योंकि हमने जमाव किया, लेकिन जब नदियाँ और आगे जाएंगी तो अपने साथ थोड़ा बहुत अवसाद लेकर जाएंगी तो उसको यहाँ जमा कर देंगी। तो यहाँ जब जमा करेंगी तो वो क्या कहलाएगा, ये हमारा नवीन जलोढ़ क्षेत्र होगा। कौन सा होगा, नवीन जलोढ़ क्षेत्र ये कहलाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं खादर। ये 4 हमारे टर्म्स थे, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आए कि हिमालय के दक्षिण के जो पर्वतपदीय भाग है वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उसमें जब जल आता है तो वो लुप्त हो जाता है तो उसे भाबर कहते हैं। जब वो स्थल भाग पर प्रकट होता है तो तराई कहलाता है। जब वो अपने जलोढ़ का निक्षेप कर देता है, ठीक है, तो वो बांगर कहलाता है। और जब अपने साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है,
जो नवीन जलोढ़ होती है उसका निक्षेप जब करता है तो ये खादर कहलाता है। ये चारों टर्म्स आपको समझ में आया? ठीक है। अब हम भारत का जो विशाल मैदान है वो भारत में कैसे फैला हुआ है? पूर्व से पश्चिम की ओर जो है इसमें वर्षा जो होती है वो कम मात्रा में होती जाती है। इस आधार पर ही भारत का जो कृषि प्रारूप है वो भी डिसाइड किया गया है। इसको हम एक बार मैप से देखेंगे कि किस तरीके से ये अपना काम करता है। जैसे देखिए कि ये हमारा विशाल मैदान वाला क्षेत्र है, ये वाला विशाल मैदान वाला क्षेत्र हुआ ना, इसके अंदर पूर्व से, क्योंकि यहाँ से हमारा मानसून जाता है, अभी हम मानसून के बारे में आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो मानसून जाता है ये इधर से जाएगा, तो जब ये यहाँ रहता है तो बहुत बारिश करता है, इधर जाते जाते ये कम बारिश हो जाती है, तो हमारे राजस्थान में बारिश होती ही नहीं है। इसका रीजन भी ये है। ठीक है, इन चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जब यहाँ से पश्चिम जो ये हमारा बंगाल की खाड़ी वाला जब मानसून जाता है, ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जब जाता है तो ये वर्षा की मात्रा इसमें कम होती जाती है और यहाँ पर जो है क्या होता जाता है कि जो कृषि का प्रारूप होता है वो भी इससे प्रभावित होता है। मतलब यहाँ कृषि अच्छी होती है, यहाँ कृषि अच्छी नहीं होगी, ये इसका एक रीजन होता है। ठीक है, अब हम इस जो ये वाला भाग गंगा वाला जो भाग है इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग? गंगा का मैदान, ठीक है, जो 3 पार्ट थे ना इसके, पूरे वाले के 3 पार्ट बांटते थे। एक तो हो गया हमारा गंगा का मैदान बीच वाला भाग, एक ये राजस्थान वाला भाग, और एक ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम गंगा के मैदान का विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, जो सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि जो है ये कितने थे हमारे, 6 पार्ट्स में डिवाइड था। इन्हीं पार्ट्स को 3 भागों में डिवाइड किया है। इस वाले भाग को क्या कह दिया? राजस्थान का मैदान, कृषि प्रारूप के आधार पर राजस्थान का मैदान। ये हो गया हमारा गंगा वाला मैदान, ठीक है, और देन ये वाला हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, ये इतना हुआ पूरा। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। गंगा के मैदान को हम शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है इसको 4 भागों में बांटा है। यहीं पे एक फ्लो चार्ट बना लेंगे हम लोग और फिर उसी के आधार पर पूरा इसी में डिस्कस कर लेंगे। सबसे ऊपर आता है हमारा ट्रांस गंगा, ट्रांस गंगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऊपरी गंगा, फिर आता है हमारा मध्य गंगा, नेक्स्ट आता है निचली गंगा। ये समझ में आया कि जो गंगा का मैदान था 3 भाग थे, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान में 4 भाग हैं, ट्रांस गंगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। इनको ऐसे बांटा गया है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, अब जो गंगा के जो 4 भाग हैं इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, जो हमारा ये ट्रांस गंगा वाला जो भाग है, ट्रांस गंगा वाला भाग जो है ये सिंधु और गंगा का विभाजन भाग कहलाता है। किसका? सिंधु व गंगा का विभाजन भाग, सिंधु व गंगा का विभाजन भाग कहलाता है। कैसे हम इसको समझे? सिंधु की एक सहायक नदी है सतलज नदी, सतलज, और गंगा की एक सहायक नदी है यमुना नदी। ये हम लोग देखेंगे बाद में आगे वाले टॉपिक में। यहाँ पे सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज और गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। इन दोनों के द्वारा ट्रांस गंगा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ट्रांस गंगा क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? सिंधु और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं सतलज और यमुना नदी के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक, इस मैदानी भाग में जो ये ट्रांस गंगा वाला मैदानी भाग है इसमें बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं। आकृतियां मतलब जैसे जल आता है, कोई नदी बहकर आ रही है
तो अपने रास्ते में बहुत सारी स्थलाकृतियों को बनाते हुए वह चलती है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इस चीज़ को, कि नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक, हिमानी द्वारा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ट्रांस गंगा में जो सतलज और यमुना नदी है उनकी जो टोपोग्राफीज बनती है, स्थलाकृतियाँ बनती है, वो कौन कौन सी बनती है ट्रांस गंगा के क्षेत्र में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे हम बात करते हैं रेहे और कल्लर। रेहे या कल्लर, क्या होता है ये रेहे और कल्लर? रेहे और कल्लर क्या होता है कि ये जो होता है क्षारीय और लवणीय तत्व लिए होते हैं। इसमें लवणीय व क्षारीय तत्व होते हैं। लवणीय व क्षारीय तत्वों की विद्यमानता के आधार पर इनमें रेहे और कल्लर कहा जाता है। जो मृदा होती है, जैसे अपनी मिट्टी है, जो हमारी जो अर्थ है, सबसे ऊपर हमें क्या दिखती है? मिट्टी दिखती है ना। इस जो मिट्टी है, मिट्टी के जब हम अंदर जाते हैं तो इसमें भी बहुत सारे लेयर्स होती हैं, बहुत सारे संस्तर बने हुए हैं इसमें, ठीक है। तो जब ये संस्तर कोशिका क्रिया के माध्यम से, जो भी हम ऊपर जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी है उसमें, तो क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो लवणीय और क्षारीय तत्वों की प्रधानता लिए हुए होती है, इसलिए उसको रेहे और कल्लर कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी ज़मीन में अगर कल्लर लग जाती है तो वहाँ पे क्या नहीं होती, फसल अच्छी नहीं होती। तो वो जो है ये ट्रांस गंगा वाला भाग है, जहाँ पे रेहे और कल्लर से निर्मित स्थलाकृतियाँ यहाँ पर बनती हैं, इसलिए ये वाला क्षेत्र लवणीय व क्षारीय युक्त होता है। दूसरा, यहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ इस भाग में जो होती हैं वो चूने की जो कोशिकाएं होती हैं, चूने की जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो हमारी कंकड़ कहलाती है। चूने की कोशिकाएं होती हैं जो कंकड़ कहलाती हैं, ठीक। एक जो आता है क्या, धाड़, ये इम्पोर्टेंट है। धाड़ जो क्षेत्र होता है ये क्या होता है, सिंधु के मैदानी भाग में जो त्यागी हुई नदी होती है, जो जल से भरी रहती है, वो धाड़ कहलाती है। इसको हम अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मान लो ये एक नदी घाटी बनी हुई है, ठीक, नदी घाटी बनी हुई है और इसके अंदर ये नदी के द्वारा त्याग दी गई है। अब यहाँ पर नदी नहीं बहती, इसमें नदी नहीं बहती, लेकिन इसमें जल भर जाता है एक टाइम बाद, तो ये क्या कहलाता है, अपना धाड़ कहलाता है। फोर्थ जो आता है धोरोस आता है। धोरोस कहलाता है। धोरोस क्या होता है, जब नदी घाटी जो होती है, जो नदी घाटी होती है जो पूर्णतः शुष्क अवस्था में रहती है, मतलब पूर्णतः जब शुष्क अवस्था में आ जाती है तो उसे हम धोरोस कहते हैं। तो ट्रांस गंगा के बारे में पढ़ा कि सिंधु और गंगा की जो सहायक नदियाँ सतलज और यमुना, इनके द्वारा इसका निर्माण होता है। रेहे और कल्लर, इसमें इस क्षेत्र में रेहे और कल्लर भूमि का निर्माण होता है। कंकड़ पत्थर होते हैं, धाड़ बनते हैं, धोरोस बनते हैं। धाड़ जो नदी घाटी जो इसे त्याग चुकी है नदी घाटी को, उसमें जब जल भर जाता है तो वो धाड़ कहलाता है। धोरोस जब नदी घाटी बिल्कुल शुष्क अवस्था में होती है तो वो धोरोस कहलाती है। इन सब के आधार पर ही क्या होता है, इस वाली मिट्टी के अंदर जो ट्रांस गंगा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो मृदा होती है वो कम उपजाऊ पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करें ऊपरी गंगा की। जो ये वाला मैदान होता है ये गेहूं के प्रधानता लिए होता है। यहाँ पे गेहूं प्रधान जो कृषि होती है, गेहूं प्रधान कृषि के लिए ये जाना जाता है। इसकी जो उत्तरी सीमा होती है वो तो शिवालिक की पहाड़ियों से, और वो पश्चिम की जो सीमा होती है वो यमुना नदी से लगती है। ऊपरी जो गंगा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है कि ये शिवालिक व यमुना नदी के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है, और ये गेहूं की खेती के लिए फेमस है, ठीक। इसके अंदर एक आकृति पाई जाती है। कौन सी आकृति पाई जाती है, भूर या भूड़, भूर भी कहते हैं इसको और भूड़ भी कहते हैं। क्या होता है भूर और भूड़? भूर या भूड़ क्या होता है,
कि जो वायु होती है, जैसे हवा चलती है, तो वो अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह पर निक्षेपित कर देती है। ठीक है, जैसे मान लो कि वायु के निक्षेपित ढेर होते हैं ये, जो वायु के द्वारा कोई भी जो है हवा है उसके द्वारा एक स्थान से मिट्टी को उठाया और दूसरी जगह पे विस्थापित कर दिया। ठीक, निक्षेप कर देना उसको, जो कि शुष्क जलोढ़ मृदा में से महीन मृदा कणों के अपवहन के पश्चात अवशिष्ट बचे हुए रह जाते हैं, उनको हम भूड़ कहते हैं। भूड़ क्या होता है? भूड़ होते हैं वायु के द्वारा निक्षेपित ढेर, वायु के निक्षेपित ढेर। ठीक, वायु के निक्षेपित ढेर तो क्या कहलाए? जलोढ़, ये भूड़ कहलाए। और जब ये वायु के निक्षेपित होने के बाद जो महीन मृदा के कण जो यहाँ पर बच गए हैं, अवशिष्ट बचे पड़े हैं, उसको क्या कहा गया? खोल। भूड़ और भूर क्या कहलाया? वायु के निक्षेपित ढेर होते हैं, और इस वायु के निक्षेपित होने से जो ये वाला क्षेत्र जो बच जाता है, जो अवशिष्ट भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? हम खोल कहते हैं। ठीक, ये इतना कंप्लीट हुआ कि खोल कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट हमारा आता है मध्य गंगा का भाग। मध्य गंगा का जो भाग होता है, क्योंकि नाम से ये मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग है, तो ये मध्यवर्ती भाग क्या करता है? हमने मैप में देखा था कि इधर की साइड जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा जो होती है वो कम होती चली जाती है, इधर वर्षा अधिक होती है, इधर कम होती है। तो जो ये वाला क्षेत्र होता है हमारा मध्य गंगा वाला क्षेत्र, ये वाला, तो इसमें क्या होता है? वर्षा अधिक होती है, तो ये क्या करता है? ये 100 सेंटीमीटर वर्षा का विभाजन करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को समवर्षा रेखा द्वारा इसको विभाजित करता है, विभाजित ये है। 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा होती है वो भारत में चावल और गेहूं की खेती को पृथक करती है। क्योंकि देखो, गेहूं के लिए कितना चाहिए और चावल के लिए कितना चाहिए? चावल के लिए 100 से अधिक चाहिए और गेहूं में 100 से कम चाहिए वर्षा। तो इन दोनों फसलों का विभाजन करने के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा रेखा की जरूरत होती है? 100 सेंटीमीटर, जो कहाँ मिलती है? मध्य गंगा के क्षेत्र में होती है। इसलिए हम देखेंगे कि इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, इस साइड में चावल अच्छे होते हैं, लेकिन जो यूपी वाला क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं अच्छे होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोग मैप जो है इंडिया का रट लेंगे कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन कौन सी किस किस से बाउंड्री लग रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सबसे पहले, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। तो ये हमने पढ़ा कि मध्य गंगा का जो भाग है वो 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। इसमें गेहूं और चावल की जो खेती होती है वो 100 सेंटीमीटर के विभाजन के आधार पर होती है। इतनी चीज़ समझ में आई? अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे ट्रांस गंगा पढ़ा, ऊपरी गंगा पढ़ा, ठीक है, इनकी जो ये स्थलाकृतियाँ हैं इनको आपको लिखना है आंसर के अंदर। नेक्स्ट हमने मध्य गंगा के क्षेत्र की बात की। ठीक, मध्य गंगा का क्षेत्र क्या था कि यहाँ पर हमने 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात कर ली। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो होती है ना, ये हमारे पूरे भारत को डिवाइड करती है। जो यहाँ से हमारे यहाँ से 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ये है, ये हो गई हमारी 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, जो हमारे पूरे भारत को डिवाइड करती है। इधर 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इधर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखने की। अब भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर्याप्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक है, उन भागों में कम वर्षा होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर चावल की खेती होती है। क्यों? सिंचाई की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी चावल की खेती होती है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे चावल की खेती क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। बल्कि इधर देखो, अपने राजस्थान में सिंचाई की सुविधा भी है, हर चीज़ है, लेकिन बारिश नहीं होती, तो इसलिए हम इस प्रकार की खेती यहाँ पर नहीं उगाते। हम यहाँ पर जो है गेहूँ, बाजरा, यही क्यों उगाते हैं? बाजरा सबसे फेमस है अपने यहाँ का,
राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। क्यों? बाजरे में कम वर्षा की ज़रूरत होती है, बाजरे में कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हो गया। और अब इसके बाद में जो हमारा आता है कौन सा भाग? निम्न गंगा का मैदान या निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा के मैदान में अगर हम बात करें, चावल या धान की फसलों का उत्पादन का ये क्षेत्र माना जाता है। यहाँ भी क्या होता है? चावल या धान की खेती के लिए ये फेमस है निचली गंगा का मैदान। जो प्रायद्वीपीय खंड है, जो नीचे वाला जो भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है कि राजमहल जो पहाड़ियों हैं, पहाड़ियों के भाग में निर्मित जितनी भी दरारें हैं और गारो पहाड़ियों के भाग में निर्मित जितनी भी दरार है, उसका जो मध्यवर्ती भाग है वो हमारा निचली गंगा कहलाता है। कौन कौन सा हुआ? एक तो प्रायद्वीपीय भाग का जो ये वाला राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो, इधर की साइड गारो पहाड़ियों का क्षेत्र, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा निचली गंगा के रूप में जाना जाता है। इस वाले भाग में निचली गंगा का जो भाग है, यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा क्या होता है? मृदा का जमाव किया जाता है और इन्हीं जमाव के आधार पर हमारा निम्न गंगा का निर्माण होता है। निम्न गंगा का क्षेत्र किससे बना? हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों की सहायक नदियों के द्वारा क्या होता है? यहाँ पर निक्षेप किया जाता है। निक्षेप मतलब अवसाद का जमाव किया जाता है और जमाव करने के कारण ही इसी निक्षेप से निम्न गंगा का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि निचली गंगा के अंदर धान व चावल की खेती होती है, राजमहल पहाड़ियाँ और उसके अलावा इधर गारो पहाड़ियाँ, इनके बीच का जो क्षेत्र है, जो धसाव वाला क्षेत्र है, वो हमारा निम्न गंगा का क्षेत्र कहलाता है। और इस मैदान के निर्माण में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ होती है वो इसको निर्माण करने में सहायक भूमिका निभाती हैं। ठीक है, और ये भाग चावल प्रधान कृषि के लिए फेमस है, ये हमने देखा। उसके बाद आता है कि इस वाले क्षेत्र में भी कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कौन से भाग में? निचली गंगा के मैदान में कुछ जो है हमारी विशेष प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ठीक, इसमें हम देखें तो सबसे पहले एक स्थलाकृति आती है बारिंद। निम्न गंगा के क्षेत्र में बारिंद नाम की स्थलाकृति आती है। इसको हम क्या कहते हैं? बंगाल के जो डेल्टाई भाग है, डेल्टा हम नदियों में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन डेल्टाई भाग क्या होता है? जहाँ नदियाँ जब ऊपर से गिरती है जल के अंदर, महासागर में जब अपना जल डालती है, तो वहाँ पर क्या होता है? कोई स्थलाकृति या किसी भी, जैसे पंजाकार हो गया, चापाकार हो गया, इस रूप में जब नदी अपना पानी ऊपर से डालती है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। जो बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है, बंगाल के डेल्टाई भाग में जितने भी लेटेराइट निक्षेप पाए जाते हैं, के डेल्टाई भाग में पाए जाने वाले लेटेराइट निक्षेप होते हैं। ये लेटेराइट निक्षेप होते हैं। बारिंद क्या होते हैं? बंगाल के डेल्टाई भाग में जितने भी हमें लेटेराइट जो मृदा होती है, लेटेराइट मृदा कहाँ मिलती है? जहाँ डेल्टाई भाग होगा, जहाँ दलदली भूमि होती है, जो वहाँ लेटेराइट मृदा मिलती है। बंगाल के डेल्टाई भाग में पाए जाने वाले लेटेराइट निक्षेप को हम क्या कहते हैं? बारिंद कहते हैं। दूसरा हमारा आता है कि बिल क्या होता है? जो बंगाल के डेल्टाई भाग होते हैं, इसी के अंदर दलदली जो क्षेत्र होता है उसको हम बिल कहते हैं, दलदली क्षेत्र। देखो, बारिंद क्या हुआ कि जो डेल्टाई भाग है उसमें निक्षेप, लेटेराइट निक्षेप को हम क्या कहेंगे? बारिंद। बिल क्या कहेंगे कि बंगाल का जो डेल्टाई भाग है उसमें जो दलदली क्षेत्र है
उसको हम बिल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इनको हम देखेंगे। देखिए, बारिंद क्या था, बंगाल के डेल्टाई भाग में पाए जाने वाले निक्षेप, और बिल क्या है, दलदली क्षेत्र। उसके बाद हमारा आता है चार या चार्स। चार्स जो बंगाल का जो डेल्टाई भाग है उसमें जो शुष्क उच्च भूमि पाई जाती है, शुष्क उच्च भूमि पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चार्स कहते हैं। ठीक, चार्स कहते हैं। इतना समझ में आया। हमने गंगा के मैदान को डिवाइड किया था 4 भागों में, ट्रांस गंगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कितने भाग थे, 3 भाग थे। एक था राजस्थान का मैदान, एक गंगा का मैदान और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान। हमने गंगा का मैदान पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ बनेगा, ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये छोटा सा ही एक पार्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है वो सकरी घाटी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, हमारे यहाँ कहाँ से आती है, वो चीन में मानसरोवर झील से ही तो आ रही है। तो मानसरोवर झील से जब आती है ये अरुणाचल प्रदेश में होती हुई, तो ये सकरी घाटी का निर्माण करती है, सकरी घाटी बनाती है। ठीक है, सकरी घाटी का निर्माण करती है, तो जो मैदान बनेगा वो भी सकरा मैदान बनेगा। क्या बनेंगे, सकरे मैदान बनेंगे इससे। जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है ना, वो जब मैदान में प्रवाहित होती है तो गुम्फित रूप में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित रूप में बहती है। अब गुम्फित क्या होता है, गुम्फित क्या होता है कि मान लो कि एक नदी है, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, चल रही है ऐसे जा रही है, उसके बाद में ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, आगे चलकर ये वापस से एक उसमें जुड़ गई। ये हमारी होती है गुम्फित नदी। गुम्फित नदी मतलब पहले आ रही थी, फिर पार्ट्स में बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो गई, उसके बाद वापस एक होकर वो महासागर में अपना जल गिरा देती है, तो इसे हम गुम्फित नदी कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एक माजुली द्वीप पाया जाता है असम के अंदर। ब्रह्मपुत्र मैदान के अंदर एक माजुली द्वीप असम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माजुली द्वीप है जो असम में पाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो अपने जब इंडिया में बहती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो वो जमुना के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके बाद में ये डेल्टा बनाती हुई कहाँ गिर जाती है, अपने जो ये अपना बंगाल की खाड़ी होती है इसमें गिर जाती है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें एक राजस्थान का मैदान भी है। राजस्थान का मैदान भी जो है छोटा ही भाग है। राजस्थान के मैदान की अगर बात करें, एक मिनट, राजस्थान का मैदान, ठीक, राजस्थान का मैदान के बारे में विशेषज्ञों ने क्या कहा कि राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय भाग है। ये एक मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय भाग है, अर्थात जो अरावली के जो पश्चिम का भाग है वो प्राचीन कालीन जितनी भी नदियां थी उनके द्वारा जो मिट्टी बिछाई गई थी ना, उनसे बना है। और उसमें सरस्वती को नदी को और उसकी सहायक नदियों को इन्होंने प्रमुख माना। क्या बताया कि जो राजस्थान का मैदान है वो मरुस्थलीय भाग है। हम देखेंगे कि राजस्थान जो होता है, राजस्थान के बीच में इधर से ये पूरे अरावली की पहाड़ी गुजर रही है। पूर्वी भाग में तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पश्चिमी भाग में क्योंकि यहाँ मानसून ही नहीं पहुँच पाता तो यहाँ मरुस्थल वाली कंडीशन बनी रहती है। जो ये पश्चिम वाला भाग होता है इसमें बताया कि जो बहुत पहले की जो नदियाँ होती थी उनके द्वारा जो मिट्टी लाई गई,
जैसे सरस्वती नदी का इन्होंने न बताया कि सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर जो मिट्टी बिछाई गई, लाई गई, उसका जो जमा हुआ यहाँ पर जो बिछी, उसी से हमारे मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसमें बताया कि बहुत साल पहले की अगर हम बात करें तो ये इस वाले क्षेत्र में बर्फ के अवशेष मिले। कहा जाता है कि जो हमारे जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहाँ पर कभी बर्फ के अवशेष मिलते थे, मतलब ग्लेशियर होने के अवशेष मिले। ठीक है, जो वर्तमान कंडीशन में अगर हम देखें तो आज के टाइम पे वहाँ सूखे की स्थिति है, पानी की बहुत कमी है। पश्चिमी जो क्षेत्र है वो मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अरावली के पश्चिम में जो ये मैदानी भाग है ये बांगर मृदा के रूप में विद्यमान है। बांगर हम जानते हैं, बांगर हमने शुरू में ही पढ़ा था। बांगर क्या था? पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो है इसके अंदर पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर क्षेत्र इसमें आता है। बांगर मृदा की इसमें उपस्थिति है। ठीक है, इसका जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढाल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके तीनों मैदानों को देखा, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हमारा उत्तरी विशाल मैदान जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसका PDF जो मिलेगा उसमें आप लोग इसके बारे में पूरी डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।